हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए हम लोग करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे पहले वॉल्यूम 1 के सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ये पहले स्थान पर उड़ीसा है और दूसरे स्थान पर जो है वह है झारखंड। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? तो डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किया है भारतीय सेना ने। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो द्वीप है वह है आलियावेट। क्या है? आलियावेट द्वीप और खादियावेट। आलियावेट और खादियावेट यह दोनों द्वीप है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। ए नंबर में दिया हुआ है वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप जो है यह कोची शहर का भाग है, वेलिंगटन द्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो इसमें भारत का समग्र स्कोर है 67। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए क्या है। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी कहते हैं भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो इसमें समग्र स्कोर भारत का है 67। बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना, क्या है योजना का नाम? लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। तो यह किस राज्य के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और सब क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है चारवां या फिर कहिए चौथा। इसमें पहला स्थान जो है यह है अमेरिका का। और सब कुछ कुछ के बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें भारत का रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां। हेनले पासपोर्ट जो होता है उसमें है 85वां। ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है भारत का स्थान 96वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है चौथा। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 4 खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। मनु भाकर है जो शूटिंग से है जुड़े हुए, हरमनप्रीत सिंह है हॉकी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद है प्रवीण कुमार, यह है पैरा एथलीट्स हैं, और डी गुकेश है यह शतरंज है। ये चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर क्या है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप, जिसको कि अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी को। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई? तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई? तो यह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा टाइगर रिजर्व है? सिमलीपाल। ठीक, अब पूछा जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। एक नंबर जो है कान्हा, कान्हा पर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यह
उड़ीसा में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है। ठीक, जो ब्लैक टाइगर सफारी से रिलेटेड है वह सिमलीपाल, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 111वां नंबर क्या है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। यह है 25.17%, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, निम्न में दिए गए भिन्न का आरोही क्रम है। तो हमको देखना है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर इससे बड़ा। देखिए इसमें इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो भिन्न दिया हुआ था उसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी भिन्न दिया हुआ है सबसे पहले उसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 11-13 है, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। ऊपर नीचे का देख लिए, यहाँ 19-21 है, इसका भी डिफरेंस कितना है, 19-21 का 2 है। यहाँ भी 19-21 पहले दे, इसका 2 है। और यहाँ क्या दिया है, 16 और 19 दिया हुआ है, यहाँ 3 है। जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सब जो है नंबर, ये सब तो सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा तो है 16/19, क्योंकि इसका 16-19 का डिफरेंस है 3। तो हमारा उत्तर जो होगा बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो पहले लिखा हुआ है 16/19 यही होगा। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और सब ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह जारी किया गया है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। देख लेते हैं इसमें जो जो टर्म दिया हुआ है वह कितने कितने नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। सबसे पहले दिया भारत के राष्ट्रपति, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद नंबर 52 के तहत हम लोग जानते हैं। उसके बाद भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो दिया गया है वह आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 124 में है। भारत के चुनाव आयोग जो है यह अनुच्छेद नंबर 324 में बताया गया है इसके बारे में। और उसके बाद है भारत के महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी जो है यह 76 नंबर अनुच्छेद में है। बाकी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भारत के चुनाव आयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया। तो बगलिहार डैम जो है वह किस नदी पर है, तो यह चिनाब नदी पर है। कौन सा नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी पर एक और परियोजना है दुलहस्ती परियोजना, याद रखिएगा। बाकी बगलिहार डैम जो है जिसे पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया यह चिनाब नदी पर है। उसके बाद झेलम नदी दिया हुआ है, इस पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी है, इसमें भाखड़ा नांगल बांध है या भाखड़ा नांगल परियोजना कह सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चिनाब नदी। आगे देख लेते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जो जिनका कि निधन हो गया वह एक योग गुरु थे। इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो लकुंडी स्मारक जो है यह कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। तो लकुंडी स्मारक कर्नाटक में है। यह चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ स्मारक है, लकुंडी स्मारक। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है संजय जायसवाल को। किनको किया है, संजय जायसवाल को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पूछा जाएगा प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और संसद की सबसे बड़ी समिति इसको कही जाती है। और इसका नियुक्ति जो होता है इनके सदस्य का 1 साल के लिए होता है। तो प्रकलन समिति के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है 25-26 के लिए, तो संजय जायसवाल को याद रखिएगा, ए नंबर।
आगे देख लेते हैं इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को कहा जाता है नगर परिषद। इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमको देखना है ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर में दिया हुआ है उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल गलत है। यह निर्वाचित नहीं होते हैं जो पंचायत सचिव होते हैं। उसे कहते हैं उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो मनोनयन भी नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वह उन्हें नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो हमारा सत्य कथन जो है वह सी नंबर है, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी है उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, डी नंबर, ये भी गलत है। हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और इसमें से हमको बताना है सत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला दिया हुआ है इसमें संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, पहला कथन सत्य है। दूसरा क्या है? संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, बिल्कुल गलत है। संसद में हम अपने मनोनीत को नहीं, हम लोग मनोनीत से नहीं, निर्वाचित प्रतिनिधियों से। किससे? निर्वाचित प्रतिनिधियों से, मतलब इलेक्टेड प्रतिनिधियों से के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो दूसरा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक जो कथन सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस किस लिए प्रसिद्ध है? फिर से सुनिए क्या है? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए भी इसका उत्तर हो जाएगा। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला जो प्रसिद्ध है वह है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने को लेकर, बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो परमादेश का रिट जो जारी किया जाता है यह किया जाता है सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, ये हो जाएगा इसका बी नंबर उत्तर। बाकी अगर बताया रीट जो होता है वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है रीट। और रीट का जो परमादेश होता है, मतलब परमादेश का रीट जो होता है वह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बाकी और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ए नंबर में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर क्या दिया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 32 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए आगे करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विधानसभा के सदस्य डैश हैं। तो विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 26वां नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं, निम्नलिखित कथन पर देख लेते हैं क्या है। इसमें से हमको देखना है कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा क्या है? मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी सही है। क्या है? मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये दो, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2
दोनों, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 27वां नंबर। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये प्रधानमंत्री भी थे और साथ में विदेश मंत्री भी थे। और सबके देख लेते हैं, जैसे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद है जॉन मथाई, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद है भीमराव अंबेडकर, तो विधि मंत्री या लॉ मंत्री, मिनिस्टर कहिए या कानून मंत्री, यह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है राजनीतिक पार्टी और दूसरी तरफ दिया है उसका संस्थापक। तो देखते हैं कौन से राजनीतिक पार्टी के संस्थापक कौन हैं। सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद दिया हुआ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं यह है भीमराव अंबेडकर, तो इसका हो जाएगा बी का 3 नंबर। उसके बाद दिया स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं के एम मुंशी, तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। तो 2 3 1 इस तरह से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो देख लेते हैं कौन विषाणु जनित रोग है। जो पोलियो है इसमें यह विषाणु जनित रोग है, इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा मतलब नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था यह किया था डार्विन ने, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आगे देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया या निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है डिंब वाहिनी नलिका में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है या फिर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिंब वाहिनी नलिका में, बी उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्त्राव करती है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्त्राव करती है? तो यह इंसुलिन का स्त्राव करती है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 33वां नंबर क्या है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो दिखाई देता है यह क्लोरोफिल वर्णक के कारण दिखाई देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? क्या है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तो क्या होता है? तो वह हो जाता है जीव द्रव्य कुंचन। क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 35वां नंबर, हमको मिलान करना है 35वां नंबर में, क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल से जुड़े हुए हैं, तो हरे शैवाल ए का हो जाएगा 2। उसके बाद दिया हुआ है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी क्या है? लाल शैवाल है, इसका हो जाएगा बी का 3। उसके बाद दिया है फियोफाइसी, फियोफाइसी है भूरे शैवाल, इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद है ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट क्या है? लीवर वर्ट है, तो ये हो जाएगा डी का 4। इस तरह से 2 3 1 4 ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ये हो जाएगा इसका बी उत्तर। आगे देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस विलियन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीसा के बाद, क्या है, कोई विलियन या सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके
ऐसा विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है? मतलब अगर कोई चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं या विलयन करते हैं, तो कोई पदार्थ जो होता है एक ही सीमा तक घोल पाते हैं, उसके बाद वह नहीं घोला जा सकता है, तो ऐसा विलयन को क्या कहते हैं? तो संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स कहा जाता है। तो दो परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप्स तब कहा जाएगा जब उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। तो इसका एक उत्तर हो जाएगा क्या है, जब उसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोप्स कहेंगे। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 39वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है वह कौन सा है? तो यह देख लेते हैं। यह पोटेशियम है। सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता जो है यह गोल्ड है। तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम किसके, लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होता है, बढ़ता है। जब आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं में घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में कौन सा नियम है? तो यह है गै लुसेक का नियम। क्या है? गै लुसेक का नियम। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। न्यूटन का गति क्या है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो हमको देखना है न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो यह कहता है यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है या समझाता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर को वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या है? मौसम के पूर्व अनुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह मौसम के पूर्व अनुमान के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है बैरोमीटर को। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भी यूज किया जाता है बैरोमीटर को। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका उत्तर सी नंबर। आगे देख लेते हैं क्या है। 44वां नंबर। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से यह सुनाई देती है प्रतिध्वनि। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष में भूमिका निभाती है? जो इंद्रधनुष में भूमिका निभाती है वह है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपन। ये सभी हो जाएगा। ठीक है। जो प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है वह अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपन। ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। डी उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 46वां नंबर। क्या है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने पर जो सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 47वां नंबर। क्या है? पानी का हिमांक बिंदु डैश है। तो पानी का हिमांक बिंदु जो है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले आगे देख लेते हैं क्या है। किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी जो स्थित है यह हवाई द्वीप पर स्थित है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 49वां नंबर। क्या है? 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? इसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? देख लेते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अग्रगामी मतलब सबसे 1857
57 के क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था ये देख लेते हैं। तो सबका पहले हम अगर ईस्वी लिख लेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1859-60 में। कब हुआ था? 1859, एक मिनट, 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह। यह 1763 से कब हुआ था? 1800 तक हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद दिया हुआ है उलगुलान। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था यह 1899 से 1900 तक हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से कब तक हुआ था? 76 तक। तो हमको कह रहा है जो 1857 की क्रांति के अग्रगामी मतलब पहले कौन हुआ था? तो ये तो एक ही है, सन्यासी विद्रोह। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें हमको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं सूची 1 सूची 2 में एक तरफ पत्रिका दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका संपादक का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले दिया सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो यह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद दिया इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर को कौन लिखे थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका हो जाएगा बी का 2। उसके बाद दिया हुआ युगांतर। युगांतर है बरिंद्र कुमार घोष। इसका हो जाएगा 4 नंबर। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद नेटिव ओपिनियन। तो नेटिव ओपिनियन यह है वी एन मांडलिक। इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह से 3 2 4 1 यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन। क्या भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया? तो एक तरफ से जान लीजिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, गुल खिले तो सोलो। मतलब पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में लोधी वंश। तो क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा है? सैयद वंश। इसका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम देख भी लेते हैं, मामलुक वंश कहते हैं गुलाम वंश को ही। तो ये 1 नंबर में था। ठीक है। उसके बाद फिर है खिलजी वंश। उसके बाद खिलजी वंश 2 नंबर, इसको रख लीजिए। खिलजी के बाद फिर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। इसको 3 नंबर लिख लीजिए जो प्रश्न में लिखा हुआ है। ठीक है। तुगलक के बाद फिर है सैयद वंश। इसको 4 नंबर रख लीजिए। फिर लोधी वंश दिया हुआ है, तो इसको 5 नंबर लिख लीजिए। इस तरह से नंबर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर कौन सा वंश शासन किया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन। क्या इनमें किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे? तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से जो भाग लिए थे, नाना साहेब तो लिए ही थे, बेगम हजरत महल भी लिए थे, और मौलवी अहमदुल्लाह लिए थे। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब इसमें पूछा जाता है कौन कहाँ से भाग लिए थे? तो नाना साहेब जो थे यह कानपुर से भाग लिए थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह में। बेगम हजरत महल जो है यह लखनऊ से भाग ली थी 1857 के क्रांति में। कहाँ से? लखनऊ से। फिर पूछा जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से? तो यह फैजाबाद से। तो इसके लिए हम यहाँ एफ लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। क्या है 54वां नंबर क्वेश्चन में? उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी थी। पंक्तियां क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। क्या है? उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जो गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी थी। तो चलिए देखते हैं पंक्तियां क्या है। पंक्तियां हैं, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो ये जो है किसने कहे थे? ये पंक्तियां किनके द्वारा कहा गया है? तो यह बोले थे महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। इसका सी उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से पंक्ति सुनिएगा, महात्मा गांधी जी ने क्या बोले थे? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये कथन या फिर ये जो पंक्ति है ये बोले थे महात्मा गांधी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद समर्थक था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 56वां नंबर क्वेश्चन
क्या है 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह थॉमस मोरे, इसका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले दिया यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये गलत लिखा हुआ है, यह माही नदी के किनारे नहीं, यह भोगवा नदी के किनारे, किसके? भोगवा नदी के किनारे था लोथल, ठीक है? यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो पहला ही गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो सही कथन नहीं है वह पहला ही है, जिसमें माही लिखा हुआ है, माही नहीं होगा, यह भोगवा नदी के किनारे बसा था। उसके बाद दिया यहाँ एक बंदरगाह थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी सही है। यहाँ एक इस्पात मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था धम्म महामात्र के नाम से, इसका हो जाएगा सी नंबर उत्तर। चलिए आगे देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन। 59वां नंबर क्वेश्चन में है सबसे पहले क्या, गांधार कला शैली एक समन्वय है। तो गांधार कला शैली एक समन्वय है क्या चीज का? यह भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। क्या है? गांधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमको देखना है हर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट थे, बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, बिल्कुल सही है। जो हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट थे वह हर्ष की जीवनी लिखे, जिसको हर्षचरित कहा गया। उसके बाद फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये गलत दिया हुआ है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, कौन आया था? वेनसांग, हम एच लिख देते हैं इसके लिए, वेनसांग याद रखिएगा। वेनसांग एच से, वेनसांग एच से हर्षवर्धन, तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। तो ये दूसरा कथन जो है ये बी नंबर, ये असत्य है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दिया हुआ है हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले लिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो चेर शासक जो था अपने अभिलेखों में जो भाषा का प्रयोग किया था यह था मलयालम भाषा, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। सबसे पहले दिया हुआ, इसमें हमको देखना है सत्य कथन। सबसे पहला कथन दिया हुआ है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बिल्कुल सही है। क्या है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, ये बिल्कुल गलत है। तो उनका उपदेश जो होते थे, महात्मा बुद्ध का उपदेश जो होता था वह दुख की समस्या से रिलेटेड होता था। क्या? दुख की समस्या से रिलेटेड होता था, और दुख से कैसे मुक्ति का मार्ग मिले उससे रिलेटेड वह उपदेश देते थे। ठीक है, तो दूसरा कथन असत्य है। तीसरा क्या है, उन्हें दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जरूरी बताया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 या ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो सत्य कथन है। चलिए आगे देखते हैं 63वां नंबर क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो जो लिंग अनुपात सर्वाधिक है वह है पुडुचेरी का, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। शायद 1037 है यहाँ का लिंग अनुपात, मतलब 1037 लड़की पर 1000 लड़का है, तो ये ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ युद्ध अभ्यास 2024, उसका आयोजन क्या कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया, इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 65वां नंबर क्या है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को, ये हो जाएगा इसका
डी नंबर उत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं उसका 66वां नंबर क्वेश्चन। क्या असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन पर हम लोग देख लेते हैं क्या सा दिया हुआ है। सबसे पहले दिया सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है, तो पहला ही कथन असत्य है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर के नहीं, लद्दाख से, कहाँ से, लद्दाख से होकर के प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। दूसरा है श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, तो ये भी असत्य है। जो श्योक नदी है वह झेलम की सहायक नदी नहीं है, वह किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। श्योक जो है वह सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी गलत है। झेलम जो है वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। कौन है, चिनाब, हम सी लिख देते हैं, CH। चिनाब जो है वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये भी कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सभी असत्य है। आगे देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का जो उद्घाटन किया है यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, फिर दूसरे तरफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड बांध कहिए या फिर परियोजना कहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर कौन है, ओंकारेश्वर बांध है, यह हो जाएगा ए का 4। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है चंबल नदी, चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर, ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, तो ये हो जाएगा सी का 1। उसके बाद कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, इसका डी का हो जाएगा 3। इस तरह से 4 2 1 3 हमारा उत्तर हो गया। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 69वां नंबर। क्या है, Ng2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, ये सी इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। हमको देखना है कौन सा तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है। तो सबसे पहले देखते हैं नागपट्टनम जो है, नागपट्टनम बंदरगाह यह तमिलनाडु पर स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है तुतीकोरिन, यह भी तमिलनाडु तट पर स्थित है बंदरगाह। उसके बाद एन्नौर, एन्नौर भी बंदरगाह जो है, एन्नौर बंदरगाह यह भी तमिलनाडु तट पर है। और उसके बाद मछलीपट्टनम दिया हुआ है, तो मछलीपट्टनम हमारा उत्तर हो जाएगा, जो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है मछलीपट्टनम। चलिए आगे देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्य और जनजाति की जोड़ी। सबसे पहले दिया है भिल गुजरात, बिल्कुल सही है, भिल जनजाति गुजरात में है। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। टोडा जो है जनजाति यह तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद वासी दिया हुआ है केरल, तो केरल में नहीं है, वासी कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। कहाँ है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है वासी, लक्षद्वीप में है, तो जो सही सुमेलित नहीं है डी नंबर है, यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं 72वां नंबर। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ताल की मिट्टी जो उपयुक्त मानी जाती है ये रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा ताल की मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो यह गंगा नदी के आसपास में पाई जाती है ताल की मिट्टी। चलिए अगला देख लेते हैं, असंगत जोड़ों को पहचानिए। तो हमको देखना है असंगत जोड़ा कौन सा है। देख लेते हैं। क्या है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, यह पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल सही है। बड़ेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में, ये भी सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पूर्वी चंपारण लिखा हुआ है, यही असत्य है। पूर्वी चंपारण नहीं होगा, यह पश्चिमी चंपारण होगा। कहाँ पर होगा, यह पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा कहाँ पर होगा, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो होगा यह ईस्ट चंपारण नहीं, वेस्ट चंपारण होगा, डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये असत्य है जो असंगत है। उसके बाद भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है। तो उत्तर पश्चिम में सर्दियों के दिनों में होने वाला वर्षा का संबंध जो मानसून या विक्षोभ से है वह है पश्चिमी विक्षोभ से, इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। तो जो वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था वह है रियो का 1992 का रियो का सम्मेलन जो था वह था सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। यदि श्रम पूंजी में क्या है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा क्या है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या है। भारत में निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। तो ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ लिया जाएगा कौन से मॉडल पर आधारित था। तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योग के बारे में देखा गया, जो उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है, तो उद्योग पर ध्यान दिया गया। चलिए अगला देख लेते हैं 79वां क्वेश्चन क्या है। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट सामना करना पड़ा। क्या है, भारत को 1991 में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में उस संकट का प्रमुख कारण रहा। तो उस संकट का प्रमुख कारण रहा था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्या चीज का, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 80वां नंबर। क्या बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो बाजार का नियम जो ये दिया था अर्थशास्त्री, यह है जे बी से। बाजार का नियम जो अर्थशास्त्री दिए थे वह है डी नंबर जे बी सी। इसमें दिया हुआ जे एम किन्स एक नंबर में। जे एन किम्स जो है यह दिए थे रोजगार का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। तो डेयरी जो है आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 82वां नंबर। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है। रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट होता है यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो यह उसी नंबर में हो जाएगा। क्या है रेपो रेट, यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं 83वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 29 मई को। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 84वां नंबर। इसमें भी हमको क्या करना है, मिलान करना है ग्रुप ए से ग्रुप बी को। एक तरफ संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया हुआ है। देखते हैं कौन से संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहले दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह हैग में है। इसका हो जाएगा एक का सी। दूसरा क्या है, खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह है रोम में। इसका हो जाएगा ए नंबर, 2 का ए। तो उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। ये हो जाएगा 3 का डी। उसके बाद दिया विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह है जिनेवा में। इसका हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह से सी ए डी बी हो गया हमारा उत्तर। चलिए देखते हैं यह कितने नंबर ऑप्शन में है। सी ए डी बी यह ऑप्शन है एक नंबर में। इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 85वां नंबर क्या है। नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो है वह है बिमल पटेल। इसका हो जाएगा बी उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है। तो गैबोन देश की राजधानी जो है यह है
लिब्रेविले कहाँ पर है? गैबोन देश की राजधानी है लिब्रेविले। बाकी यहाँ बंजुल दिया हुआ है, बंजुल जो है गाम्बिया की राजधानी है, गाम्बिया देश की राजधानी बंजुल है। उसके बाद इधर दिया हुआ है ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले किसका है? कांगो देश की राजधानी है ब्राज़ाविले। चलिए आगे देख लेते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में किस वर्ष की गई? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना जो की गई है यह 1916 ईस्वी में की गई। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं 88वां नंबर। क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह 1989 ईस्वी में बनाया गया। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? किस देश के संसद या विधायिका को नेसेट, क्या नाम है? नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो नेसेट के नाम से जाना जाता है इजराइल के संसद को या विधायिका को। आगे देख लेते हैं चीन दिया हुआ है। चीन के संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस। क्या? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जापान का जो है उसको कहा जाता है डायट। क्या कहा जाता है? डायट। तुर्की का जो है संसद उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या? ग्रैंड नेशनल असेंबली। नेसेट जो है यह कहाँ के संसद को? इजराइल के संसद को। ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शब्द नहीं है। हमको क्या देखना है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें साधारण दिख रहा है प्रेम का अपोजिट होता है घृणा। तो घृणा जो है वह उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी प्रणय, अनुराग, प्रीति ये सब प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। डी नंबर घृणा नहीं है, उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। जो कम बोलता है उसे उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। क्या है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट जो है यह उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 93 नंबर देख लेते हैं। क्या है? चेंज द एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस। हमको एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है? इट इज टाइम टू रिंग द बेल। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन। क्या? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें भरा जाएगा। क्या है? कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। इसमें हो जाएगा कैथरीन सेज दैट सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 95 नंबर। क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है यह है अपार। इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या नाम है? अपार। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम अपार है। ए उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 96 नंबर देख लेते हैं। इसमें गणित का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? रामू के पास 200 खिलौने थे जिनमें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, क्या है? रामू के पास 200 खिलौने थे। उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/2 खिलौने करण को दे दिया। तो वितरण के बाद रामू के पास कितने बचे? तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। तो 20 किसको दे दिया? ममता को, सॉरी दिवाकर को 20 दे दिया। उसके बाद ममता को कितना दे दिया? तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 उसको दे दिया और 1/2 करण को दे दिया। तो 200 का 1/2 कितना होगा? 200 गुना 1/10 कितना हो जाएगा? 200 का 1/2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं। 20 20 40 40 80। मतलब 80 खिलौना जब बांट दिया 200 में, तो बचा कितना? 120। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या कहता है? ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x में कर सकता है। तो दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है। तो x का मान ज्ञात क्या करें? ठीक है, तो इसको बहुत आसान तरीका से एलसीएम के मेथड से कर लेते हैं। ए कितने दिन में? x दिन में करता है और बी कितने? 3x दिन में कंप्लीट करता है। तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक, तो ये ए जो है कितना है? अगर 3x से 3x को डिवाइड देंगे तो 1 दिन में करेगा। ठीक है, और x को अगर 3x में डिवाइड करेंगे 3 दिन में। तो 1 दिन में 3 काम ए कर रहा है, 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और बी कितना कर रहा है? 1 दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो कितना 3 1 4 हो रहा है और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 12 दिन में। 3 + 1 4, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा? 48। अगर हम 3x के जगह 48 रख देंगे तो 3x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। नहीं हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ x का मान 16 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा डी नंबर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 5 है, 11 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, फिर 55 है, फिर 47 है। इसमें एक क्या कर रहा है? इसमें गुना 2 कर रहा है, ठीक है, प्लस 1 कर रहा है, फिर गुना 2 कर रहा है, प्लस 3 कर रहा है, गुना 2 कर रहा है, प्लस 5 कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा 11 गुना 2 22 हो जाएगा, प्लस 3 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से आप कर लीजिएगा। क्या चीज़? गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 7। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है इसका। आगे दिया हुआ है क्या? दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एल एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया हुआ है 592 और उसका अंतर दिया हुआ है 518। तो हम एलसीएम को x मान लेते हैं और एचसीएफ को y मान लेते हैं। तो x जोड़ y का मान दिया हुआ है कितना? 592। तो उसका अंतर फिर दिया हुआ है, तो x घटा y का मान कितना दिया हुआ है? 518। इस तरह से अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो y दोनों कट जाएगा। क्या होगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, दोनों को जोड़ने 5 5 10 और 92 8 1110 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 555 आ जाएगा x का मान, क्या है कि 2 से इस साइड कट जाएगा, 555 आ जाएगा। इस तरह से हम किसका? y का भी मान निकाल लेंगे। जब y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना? 37 निकलेगा, ठीक। जब इसका 37 निकलेगा तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक। y और x का मान निकाल करके, तो इस तरह से हमारा उत्तर इसमें ए नंबर हो जाएगा। आप इसके आगे खुद से कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 100वां नंबर क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यह है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या कहता है? एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। तो राम उस फोटो के संकेत, तो मान लेते हैं ये फोटो है, ठीक है। यह फोटो है, राम इसके उधर देख कर कहता है इसकी माता की एकमात्र संतान, मतलब इसका माता कोई है, ठीक है, उसका एक ही पुत्र है जो फोटो में दिया हुआ है ये, ठीक। माता की एकमात्र संतान मेरे पिता की, तो ये फोटो कौन कह रहा है? मेरे पिता की एकमात्र पुत्र है, मतलब ये पुत्र भी है किसका? इसके पति का पुत्र ही होगा ना, तो ये इसका पति हो जाएगा यहाँ, ये इसकी माँ है, तो यहाँ पर राम ही है, स्वयं के बारे में कह रहा है, इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।